नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एशिया की दो प्रमुख शक्तियों चीन और भारत के बीच के अंतर के बारे में। एक तरफ है ड्रैगन, जो अपनी आर्थिक ताकत और सैन्य क्षमता से पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। दूसरी तरफ है हाथी, जो सदियों से अपनी संस्कृति और लोकतंत्र के बल पर खड़ा है। आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और सैन्य क्षेत्रों में चीन ने पिछले कुछ दशकों में भारत की तुलना में तेजी से प्रगति की है। क्या यह प्रगति टिकाऊ है? क्या चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है? आइए जानते हैं कैसे और क्यों। इस वीडियो में हम करेंगे चीन और भारत की विस्तृत तुलना, देखेंगे आंकड़े, समझेंगे विशेषज्ञों की राय और करेंगे बेबाक बहस। क्या भारत चीन से मुकाबला कर पाएगा? क्या 21वीं सदी एशिया की सदी होगी? दोस्तों, सबसे पहले नजर डालते हैं दोनों देशों की आर्थिक ताकत पर। चीन की अर्थव्यवस्था 1980 के दशक से ही उदारीकरण और निर्यात आधारित विकास मॉडल पर केंद्रित रही है। 2023 तक चीन की जीडीपी लगभग $18 ट्रिलियन है, जो इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाती है। वहीं भारत की जीडीपी लगभग $3.7 ट्रिलियन है, जो छठे स्थान पर है। साफ है कि आकार के मामले में चीन का पलड़ा भारी है, लेकिन क्या यही पूरी तस्वीर है? चीन की प्रति व्यक्ति आय $12,500 भारत के $2,400 से 5 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि एक औसत चीनी नागरिक एक औसत भारतीय नागरिक से 5 गुना ज्यादा कमाता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देना काफी नहीं है। हमें यह भी देखना होगा कि इस विकास का लाभ आम आदमी तक कितना पहुंच रहा है। चीन में अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार बढ़ रही है। वहीं भारत में गरीबी रेखा से ऊपर उठने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बुनियादी ढांचे के मामले में भी चीन ने भारत को पीछे छोड़ दिया है। चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड रेल नेटवर्क है। वहीं भारत में अभी भी बुनियादी ढांचे की भारी कमी है। तो दोस्तों, सवाल यह है कि क्या भारत चीन की आर्थिक प्रगति की बराबरी कर पाएगा? अब बात करते हैं तकनीक की। 21वीं सदी को तकनीक की सदी कहा जाता है। इस क्षेत्र में चीन ने जबरदस्त प्रगति की है। चीन ने AI, 5G, क्वांटम कंप्यूटिंग और अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण निवेश किया है। उदाहरण के लिए चीन में 2023 तक 2.2 मिलियन 5G बेस स्टेशन है, जबकि भारत में यह संख्या 1 लाख से कम है। चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बना लिया है, जबकि भारत अभी भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है। चीन की तकनीकी कंपनियां जैसे हुआवेई और ZTE दुनिया भर में अपना दबदबा बना रही है। वहीं भारत की तकनीकी कंपनियां अभी भी शुरुआती दौर में हैं। क्या भारत इस अंतर को पाट पाएगा? क्या भारत डिजिटल क्रांति का फायदा उठाकर चीन को टक्कर दे पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। भारत के पास युवा और प्रतिभाशाली इंजीनियरों की कमी नहीं है, लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हमारी सरकार और हमारी शिक्षा प्रणाली इन युवाओं को वो माहौल दे पाएगी जहां वो अपनी प्रतिभा को निखार सकें? दोस्तों, अब बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे की जो आज के समय में बेहद संवेदनशील है, सैन्य शक्ति। चीन अपनी सैन्य ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। चीन का रक्षा बजट $230 बिलियन भारत के $72 बिलियन से 3 गुना अधिक है। चीन के पास 3000 से अधिक लड़ाकू विमान और 355 जहाजों वाली नौसेना है। चीन लगातार अपनी मिसाइल तकनीक को भी अपग्रेड कर रहा है। वहीं भारत की सैन्य तैयारियों पर सवालिया निशान लगातार लगते रहे हैं। क्या भारत चीन की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए तैयार है? हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? दोस्तों, यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। किसी भी देश की असली ताकत उसके नागरिक होते हैं। शिक्षा और मानव पूंजी के मामले में चीन ने काफी प्रगति की है। चीन की साक्षरता दर 97% है, जबकि भारत की 74%। चीन के 6 विश्वविद्यालय ग्लोबल टॉप 100 में शामिल हैं, जबकि भारत का कोई भी संस्थान टॉप 150 में नहीं है। चीन अपने छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित जैसे विषयों में शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। वहीं भारत में अभी भी शिक्षा प्रणाली में सुधार की बहुत गुंजाइश है। हमें अपने बच्चों को 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। हमें अपनी शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रासंगिक, रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की जरूरत है। चैप्टर 5, वैश्विक प्रभाव और कूटनीति। दोस्तों, अब बात करते हैं वैश्विक मंच पर दोनों देशों की स्थिति की।
चीन अपनी आर्थिक और सैन्य ताकत के दम पर दुनिया भर में अपना प्रभुत्व बढ़ा रहा है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के माध्यम से 140 से अधिक देशों में बुनियादी ढांचा परियोजनाएं चला रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे संगठनों में चीन की भूमिका भारत से अधिक प्रभावशाली है। वहीं भारत को अभी भी एक मजबूत वैश्विक शक्ति बनने के लिए लंबा रास्ता तय करना है। हमें अपनी विदेश नीति को और अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की जरूरत है। हमें दुनिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने की जरूरत है। चैप्टर 6 आसार सामाजिक स्थिरता और शासन प्रणाली। दोस्तों, किसी भी देश की प्रगति के लिए सामाजिक स्थिरता और सुशासन बहुत जरूरी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का केंद्रीकृत नियंत्रण दीर्घकालिक योजनाओं को लागू करने में सक्षम बनाता है, जबकि भारत का लोकतंत्र नीतिगत विवादों और देरी का शिकार होता है। लेकिन दोस्तों, क्या सिर्फ तेजी से फैसले लेना ही काफी है? क्या लोकतंत्र की कीमत पर विकास संभव है? भारत में भले ही फैसले लेने में समय लगता है, लेकिन यहाँ हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है। हमें अपने लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें भ्रष्टाचार, गरीबी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियों से निपटने की जरूरत है। चैप्टर 7 चुनौतियां और भविष्य की संभावनाएं। दोस्तों, चीन और भारत दोनों ही देशों के सामने अपनी अपनी चुनौतियां हैं। चीन को जनसांख्यिकीय गिरावट और अमेरिका के साथ व्यापार तनाव का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत के पास युवा जनसंख्या और डिजिटल क्रांति का फायदा है, लेकिन बेरोजगारी और असमानता बाधाएं हैं। क्या भारत अपनी चुनौतियों से पार पाकर 21वीं सदी में एक महाशक्ति बन पाएगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ समय ही दे सकता है। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हमें एकजुट होकर काम करना होगा। हमें अपने मतभेद भुलाकर राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना होगा। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना होगा जो न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि सामाजिक रूप से भी न्याय संगत हो। आउटरो एशिया की असली महाशक्ति कौन? तो दोस्तों, यह था चीन और भारत के बीच का तुलनात्मक विश्लेषण। हमने देखा कि दोनों ही देशों के पास अपनी अपनी खूबियां और कमजोरियां हैं। आपको क्या लगता है, कौन है एशिया की असली महाशक्ति? हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। धन्यवाद।